रुचि ने युक्ति को ठीक से खड़ा करते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हो ना? वहीं युक्ति ने रुचि को देखकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस हल्का सा सिर घूम गया था। तभी प्राची ने युक्ति से कहा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, मॉम आ जाए तो दिखवा लेना, क्या प्रॉब्लम है? तो युक्ति ने प्राची को देखकर मुस्कुरा कर कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तभी रुचि ने युक्ति से कहा, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। तो युक्ति ने कहा, अरे मैं चली जाऊँगी, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। तो रुचि ने मना करते हुए कहा, नहीं चलिए मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। और फिर रुचि युक्ति को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद सब लोग घर भी आ जाते हैं। अभी अपने रूम में जाता है तो देखता है युक्ति आज फिर बेड पर बैठी हुई थी और हेडरेस्ट में सिर टिकाए बैठी थी। अभी ने युक्ति के पास जाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान, का चेहरा इतना उतरा हुआ सा क्यों लग रहा है? तो युक्ति ने आंखें खोलकर अभी की तरफ देखते हुए कहा, बस थोड़ी सी थकावट फील हो रही है। तो अभी ने युक्ति के फेस को छूते हुए कहा, तबीयत तो खराब नहीं है ना तुम्हारी? तो युक्ति ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। तो अभी ने कहा, अच्छा तुम बैठो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर अभी बाथरूम की ओर चला जाता है। वहीं रुद्र के रूम में रुचि सीधा रुद्र के रूम में घुसी चली जाती है। वहीं रुद्र इस वक्त सेटलेस होकर फोन पर बातें करते हुए रूम में इधर से उधर टहल रहा था। वहीं जब रुचि की नज़र रुद्र पर जाती है तो एक जगह पर खड़ी ही रह जाती है और बस रुद्र की बॉडी को निहारने लगती है। रुचि तो रुद्र में पूरी तरह से खो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चलता कि रुद्र कब आकर उसके सामने खड़ा हो गया। रुद्र ने रुचि को देखते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? रुद्र की बात पर रुचि बेख्याली में ही रुद्र के एप्स को देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रुचि का ऐसा रिएक्शन देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी रुद्र ने रुचि के कान के पास जाकर झुकते हुए कहा, लेकिन तुम तो शादी तक ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, फिर अचानक से क्या हुआ, इरादा बदल गया क्या तुम्हारा? रुद्र के ऐसे कहने पर रुचि एकदम से होश में आती है। फिर रुचि ने रुद्र के सीने पर अपने हाथ रखकर उसे थोड़ा दूर करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, बस आप थोड़ा मुझसे दूर रहिए, अभी के लिए ऐसे चिपकिए मत। तो रुद्र ने रुचि के दोनों हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, तुमसे दूर जाने का तो सवाल ही नहीं बनता, अभी तो बस कुछ दिन के लिए सब है, फिर तो तुम हमेशा मेरे करीब रहने वाली हो। तो रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन अभी टाइम है ना, एक हफ्ते का, तो तब तक दूर ही रहिए। तभी कोई रुद्र के रूम में बाहर डोर को नॉक करता है। तो रुचि ने रुद्र को दूर करते हुए कहा, आप जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं देखती हूँ कि दरवाजे में कौन है। रुद्र हाँ में सिर हिलाकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं रुचि जाकर डोर खोलती है तो उसके सामने पार्थ खड़ा हुआ था। रुचि को देखकर पार्थ ने मुस्कुरा देता है। तभी प्रथम ने रुचि से कहा, रुचि रुद्र कहाँ है? तो रुचि ने प्रथम को देखकर कहा, वो वॉशरूम में है।
तो प्रथम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगा। इतना बोलकर प्रथम वहाँ से चला जाता है और रुचि भी प्रथम के पीछे चली जाती है। रात में सब लोग डिनर के बाद साथ बैठकर शादी की रस्मों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि तभी रुचि की नज़र युक्ति पर जाती है तो उसे कुछ याद आता है। तभी रुचि ने शिल्पी जी को देखकर कहा, मॉम, आप एक बार युक्ति भाभी को देख लीजिए, मुझे उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज शाम को वो सीढ़ियों से गिरते गिरते बची हैं और अभी भी देखो कैसे उनका फेस थका हुआ सा लग रहा है। रुचि की बात सुनकर सब लोग युक्ति की तरफ देखते हैं। वहीं अभी गुस्से में युक्ति को ही घूर रहा था, क्योंकि उसने युक्ति को बोला था एक बार खुद का चेकअप करवाने को, और उससे पूछा भी था, लेकिन युक्ति ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं शिल्पी जी गौर से युक्ति को देखती हैं। फिर उन्होंने उठते हुए कहा, अभी तुम युक्ति को लेकर रूम में जाओ, मैं आती हूँ। तभी युक्ति ने एक बार फिर मना करना चाहा। तभी अभी ने उसे घूरते हुए कहा, कोई बकवास नहीं, चुपचाप रूम में चलो, जब देखो तब अपने मन की करनी होती है तुम्हें। अभी की डांट सुनकर युक्ति अपना सिर झुका लेती है और चुपचाप अभी के साथ रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिल्पी जी अपना चेकअप का सामान लेकर वहाँ पर आ जाती हैं। शिल्पी जी युक्ति को चेक कर रही थी। तभी उन्होंने युक्ति को देखकर पूछा, तुम्हारे पीरियड सही आ रहे हैं ना? शिल्पी जी की बात सुनकर युक्ति ने धीरे से कहा, नहीं, वो इस बार मिस हो गए हैं। युक्ति की बात पर शिल्पी जी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने खड़े होकर युक्ति के सिर को चूमते हुए कहा, कंग्रेचुलेसन, तुम माँ बनने वाले हो तुम। शिल्पी जी की बात सुनकर युक्ति हैरानी से उनकी तरफ देखती है। उसे कुछ पल तक समझ ही नहीं आया, और जब शिल्पी जी की बात समझ आती है तो युक्ति की हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर पहुंच जाते हैं और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी शिल्पी जी जाकर रूम का गेट खोलती हैं और सबको अंदर आने के लिए बोलती हैं। अंदर आकर अभी ने शिल्पी जी को देखकर कहा, क्या हुआ आंटी युक्ति, ठीक तो है? कोई सीरियस इशू तो नहीं है ना? तभी अभी की नज़र युक्ति पर जाती है जो मुस्कुरा रही थी। तो अभी ने शिल्पी जी को देखकर कहा, ये ऐसे स्माइल क्यों कर रही है? कुछ तो बोलो यार। तभी शिल्पी जी ने अभी को देखकर कहा, हाँ, सीरियस इशू तो है। तो अभी ने जल्दी से कहा, क्या हुआ है उसे? तभी शिल्पी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ होने वाला है। तुम बाप बनने वाले हो। शिल्पी जी की बात सुनकर अभी ने एकदम से कहा, क्या? अभी को शिल्पी जी की बात समझ ही नहीं आई थी, और जब समझ आती है तो वो अपनी जगह पर जम सा जाता है। उसके दिल में एक अलग ही खुशी भर जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे। वहीं जब सब लोग ये न्यूज़ सुनते हैं तो सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सबकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। युक्ति की प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर घर में सब लोग काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे सब युक्ति से मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद अभी जाकर युक्ति के बगल पर बैठ जाता है।
अभी ने प्यार से युक्ति के पेट को सहलाते हुए कहा, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ दी हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। वहीं अभी की बातें सुनकर युक्ति मुस्कुरा रही थी। आज वो भी काफ़ी खुश थी। तभी अभी ने युक्ति को देखकर कहा, अब मुझे किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए। तुम्हें अपना और बेबी दोनों का ख्याल अच्छे से रखना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओगे। इतने दिनों से वीकनेस फील कर रही थी, लेकिन तुम इग्नोर कर रही थी। अगर आज रुचि सीढ़ियों से गिरने से नहीं बचाती तो कुछ भी हो सकता था। अभी की बात सुनकर युक्ति ने सिर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि ये सब थकान की वजह से हो रहा है, इसलिए मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तो अभी ने कहा, इस बार माफ़ कर रहा हूँ, आगे से नहीं करूँगा। और हाँ, अब कोई काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। घर में और भी लोग हैं और सर्वेंट हैं। तो युवती ने अभी को देखकर कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? माँ क्या सोचेंगी? तो अभी ने युवती को देखकर कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, बस तुम कुछ ज़्यादा मत सोचो। अभी की बात पर युक्ति अपना सिर हिला देती है। तो अभी ने उसे अच्छे से लिटाते हुए कहा, आप तुम आराम करो, मैं माँ से बोलकर तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। तभी किरण जी ने अंदर आते हुए कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, ओ मैं खुद ही लेकर आई हूँ। किरण जी को देखकर अभी युक्ति की बगल से खड़ा हो जाता है। दरवाज़ा खुला था तो किरण जी अंदर ही चली आई थी। किरण जी ने युक्ति को दूध का गिलास देते हुए कहा, ये लो पी लो इसे। दूध का गिलास देखकर युक्ति अपना मुंह बना लेती है। तभी अभी ने कहा, मुंह बनाना बंद करो और चुपचाप पियो। अभी की बात पर युक्ति जबरदस्ती दूध को पी लेती है। तभी किरण जी ने युक्ति को देखकर कहा, मैं तुम्हें 2 जिम्मेदारियां दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाओ। तो युक्ति ने किरण जी को देखकर कहा, हाँ माँ बोलिए। तो किरण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपना और बच्चे का ख्याल रखना है। इन जिम्मेदारियों में कोई बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम्हें कोई काम नहीं करना, बस तुम्हें आराम करना है। समझ में आई मेरी बात? किरण जी की बात सुनकर युक्ति अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिला देती है। तभी अभी ने हंसते हुए कहा, ये सही है, तुम मॉम की बातों को अच्छे बच्चे की तरह मान लेती हो और मेरी बात पर बहस करने के लिए बैठ जाती हो। अब से कोई भी मनमानी नहीं होगी तो मॉम को बुलवाऊंगा। अभी की बात सुनकर युक्ति अभी को घूरती है। वहीं किरण जी अब वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ एक होटल रूम में प्रीति सोफे पर बैठी हुई थी और उसके सामने वही शख्स बैठा था जो उसे कॉलेज में मिला हुआ था। प्रीति ने उस शख्स को देखकर कहा, लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझसे मिलने के लिए बुलाओगे। तो उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे बारे में पता करने के बाद मुझे ये पता चला कि तुम दुनिया की सबसे कमीनी बहन हो, जो अपनी बहन को नशा देकर किसी को सामने परोस रही थी। और कमीने लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने सामने बैठे शख्स की बात सुनकर रीति मुस्कुराने लगती है। तभी रीति उठकर जाकर
उस शख्स के करीब बैठ जाती है और अपनी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो उस शख्स ने रीति के हाथों को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, नाम जानकर क्या करोगी? काम से मतलब रखो तुम। उस आदमी की बात पर रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से ही तुम्हें कोई नाम दे दूंगी। तो उस शख्स ने रीति की तरफ देखते हुए कहा, और क्या नाम देना चाहोगी तुम? मुझे। रीति ने उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, सेक्सी। तभी उस शख्स रीति के बालों में अपनी उंगली फंसाकर उसे अपने और करीब खींच लेता है और फिर उसने रीति की आंखों में देखते हुए कहा, अब नाम दे दिया है तो चलो कर भी लेते हैं। उस शख्स की बात पर रीति ने उसे देखते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रीति की बात सुनकर उस शख्स के फेस पर एक टेढ़ी सी स्माइल आ जाती है। उस शख्स ने रीति की आंखों में देखकर कहा, तुम इतनी भी ना समझ नहीं हो जो मेरी बातों का मतलब नहीं समझी हो। तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ पता है मुझे, तो ये ना समझने वाला नाटक तुम बंद करो और मेरे साथ तुम एंजॉय करो। इतना बोलकर वो शख्स रीति के होठों पर अपने होठों को रख देता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के होठों को खाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे रीति के कपड़े उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद रीति की आहें उस बंद कमरे में गूंजने लगती हैं। वहीं रिया के रूम में तेजा आराम से बेड पर बैठा हुआ था और रिया उसे घूर रही थी। तब तेजा रिया के रूम में आ जाता था रोज। रिया ने तेजा को घूरते हुए कहा, तुम आज फिर से यहाँ देखो, यहाँ से जाओ वरना मैं भाई को बुलाऊंगी। तो तेजा ने बेड पर आराम से लेटते हुए कहा, शौक से बुलाओ, अगर वो यहाँ आता है तो मैं उससे हमारे रिश्ते की बात भी कर लूँगा। फिर हम दोनों की भी शादी हो जाएगी और फिर मुझे तुम्हारे रूम में ऐसे छुप छुप कर आना नहीं पड़ेगा। तेजा भी बोल ही रहा था कि तभी कोई रिया के रूम के डोर पर नॉक करता है। डोर नॉक की आवाज़ सुनकर रिया तेजा को देखती है जो टेंशन फ्री होकर आराम से बेड पर लेटा हुआ था। तभी रिया ने तेजा के पास जाकर उसे उठाते हुए कहा, उठो और जाओ यहाँ से, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तेजा ने रिया को देखकर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मुझे तुम्हें एक किस करना होगा। तेजा की बात पर रिया ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, पहले तुम यहाँ से जाओ प्लीज़। रिया बोल ही रही थी कि दरवाज़ा एक बार फिर से नॉक होता है। अब रिया की हालत खराब हो चुकी थी। तभी उसने तेजा को देखकर एक बार फिर से कहा, प्लीज़ चले जाओ ना। तो तेजा ने कहा, ठीक है, तुम जाकर दरवाज़ा खोलो, मैं जा रहा हूँ। तेजा की बात सुनकर रिया डरते हुए जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने रुद्र खड़ा हुआ था। रुद्र को देखकर रिया और भी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी रुद्र ने रिया को देखकर कहा, क्या हुआ बच्चा, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? तो रिया ने रुद्र को देखकर कहा,
कुछ नहीं भाई, वो मैं छिपकली से डर गई थी। लेकिन आप यहाँ, कुछ काम था क्या? तो रोद ने अंदर आते हुए कहा, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। रोद को अंदर आते देख रिया की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी वो अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाती है तो तेजा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। ये देख कर रिया एक गहरी सांस लेती है। वहीं रोद भी गौर से पूरे रूम को देख रहा था। तभी रोद ने रिया को देखकर कहा, तुम्हारे रूम में कोई था क्या? रोद के सवाल पर रिया घबरा जाती है। तभी रिया ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, कोई भी तो नहीं था भाई। रिया की बात सुनकर रोद ने कुछ भी नहीं कहा। फिर उसने बेड पर बैठते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रिया ने रोद को देखकर कहा, हाँ बोलिए ना भाई, आपको क्या बात करनी है? तो रोद ने रिया को अपने पास बिठाते हुए कहा, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। मैं चाहता हूँ कि तू एक बार उससे मिले। अगर तू किसी को पसंद करती है तो वो भी बता दे, हम लड़के से मिल लेंगे। रोद की बात सुनकर रिया के मन में तेजा का ख्याल आता है, लेकिन उसने रोद से कुछ नहीं कहा क्योंकि रिया को लगता था कि तेजा सिर्फ एक बॉडीगार्ड है और रुद्र और घर वाले कभी दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे। रुद्र की बात पर रिया ने मना करते हुए कहा, कोई नहीं है भाई, आपने जो लड़का देखा है मैं उससे मिल लूँगी। रिया की बात सुनकर रुद्र गौर से रिया के चेहरे को देखता है और फिर रिया के सिर पर अपना हाथ फेरकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रुद्र के जाने के बाद रिया वहीं बैठी कुछ सोचने लगती है। तभी कोई आकर रिया का हाथ पकड़कर एकदम से उसे खड़ा कर देता है। तेजा ने रिया को अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, तुमने रोज से झूठ क्यों बोला कि तुम किसी को पसंद नहीं करती? तो रिया ने अपनी नज़रें फेरते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। तो तेजा ने गुस्से से कहा, फिर क्या इतने दिनों से मेरे साथ इतने दिनों से टाइम पास कर रही थी? मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग्स लाकर मुझसे दूर जाने के बारे में सोच रही हो? तेजा की बात पर रिया ने रोते हुए कहा, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही थी, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन भाई और फैमिली कभी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे क्योंकि तुम एक सिर्फ बॉडीगार्ड्स हो और उन्हें लगेगा कि तुमने मुझे पैसों के लिए ही फंसाया है। रिया की बात सुनकर तेजा को हंसी आ रही थी। तभी तेजा ने रिया को अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम पहले ये रोना बंद करो और हाँ, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे भाई से बात करूँगा, वो ज़रूर मान जाएंगे। आखिर साला जो है मेरा। तेजा की बात पर रिया ने तेजा को देखकर कहा, तुम मेरे भाई को गाली दे रहे हो? तो तेजा ने रिया को देखकर कहा, गाली कहाँ दे रहा हूँ, सच तो बोल रहा हूँ। तुमसे शादी होने के बाद साला ही तो होगा वो मेरा। इतना बोल कर तेजा रिया को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाता है और खुद उसकी बगल में लेट जाता है। तभी रिया ने तेजा को देखकर कहा, वैसे तुम्हारा नाम तेजा ही है क्या? तो तेजा ने रिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पूरा नाम तेजस्वा रजावत है। तेजा की बात सुनकर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा,
कितना अच्छा नाम है। फिर तुमने अपना नाम बदलकर ये गंदा सा नाम क्यों रखा है तेजा? तेजा भी कोई नाम होता है? तो तेजा ने रिया को देखते हुए कहा, मैंने नहीं रखा, तुम्हारे भाइयों ने मुझे ये नाम दिया है। तेजा की बात पर रिया ने कुछ नहीं कहा। वहीं तेजा की नज़र कब से रिया के पिंक पिंक ओंठों पर ही ठहरी हुई थी। रिया ने होंठ तेजा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। वहीं रिया अपनी ही धुन में कुछ न कुछ बोले ही जा रही थी। तभी तेजा एकदम से झुककर रिया के होठों पर अपने होठों को दबा लेता है। तेजा की इस हरकत पर रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल बंद भी हो जाती हैं। तेजा काफ़ी सॉफ्टली रिया के होठों को चूम रहा था। वहीं रिया के हाथ तेजा के बालों में चल रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद जब रिया की सांसें उखड़ने लगती हैं, तब जाकर तेजा रिया के होठों को छोड़ता है। इस वक्त रिया का चेहरा एकदम से लाल हो चुका था। वो गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तभी तेजा झुककर रिया के माथे पर किस करते हुए कहा, अब सो जाओ, वरना पता चला कि मैं बहक गया और हमारे बीच बहुत कुछ हो गया। तेजा की बात सुनकर रिया झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिया को देखकर तेजा मुस्कुरा देता है और वो भी रिया को अपनी बाहों में जकड़ते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है।